हेलो एवरीवन। ये हमारा ऐसे राइटिंग पर लेक्चर 4 है। लेकिन अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखना, उसके बाद ही इसको अगर आप देखोगे तो आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें हम जो फिलोसफिकल ऐसे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं अभी। जैसे PYQ आया हुआ था यूपीएससी में ही, चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष न हो। फिलोसफिकल ऐसे को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें ताकि आप उसमें कुछ भी समझने में गलती ना करें। चिंतन एक तरह का खेल है। थिंकिंग इज लाइक ए गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देर इज एन अपोजिट टीम, जब तक विरोधी पक्ष शामिल न हो। तो आपको फिर से पॉज करना है और सोचना है कि इसमें क्या लिखा जा सकता है। और फर्स्ट अगर वीडियो आप देखोगे तब मैंने आपको उसी में ये समझाया है कि हमें किस तरह से सोचना होता है, तभी आप यहाँ पर सीख पाओगे, समझ पाओगे। इसलिए मैंने बोला कि आपको स्टार्टिंग से लेक्चर देखने हैं। तो उसके बाद अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लेकिन पॉज करके सोचना जरूर। देखो, अब जैसे हम वही अपने एंशंट वाले पार्ट में जाएंगे सबसे पहले। तो क्या हुआ था कि किस तरह से जातिवाद, सांप्रदायिकता, दंगे, किस तरह से मतलब समाज में कुरीतियां प्रचलित थी। लेकिन फिर क्या हुआ, महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म जैसे जैन धर्म, इन सब का उदय हुआ। तो जो पारंपरिक विचारधाराएं वहां पर चल रही थी वो, उसको लेकर पहले कोई कुछ भी विचार सामने नहीं थे। हाँ, ये सब ठीक, सबको ठीक लग रहा था। लेकिन जब महात्मा बुद्ध के द्वारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो ये एक विरोधी पक्ष सामने आया। तो इसी तरह से चिंतन एक तरह से खेल है, ये तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कोई विरोधी पक्ष ही ना हो। अगर उनका ये जो धर्म का उदय हुआ, अगर ये सामने नहीं आए होते तो जो परंपरा जिस तरह से चल रही है स्टार्टिंग में वो उसी तरह से चलती रहती। उसी तरह और भी अन्य भक्ति आंदोलन, अन्य धर्म सुधार आंदोलन होना। तो ये क्या थे, सब एक विरोधी पक्ष थे। जो भी पारंपरिक रूढ़िवादी जो विचारधाराएं समाज में प्रचलित थी, चल रही थी, तो इन्होंने उसका विरोध किया। उसी तरह से देखो, ईसाई मशीनरियों ने भारतीय संस्कृति पर प्रहार किया। जब हम मॉडर्न टाइम्स में जाते हैं तो तब क्या हुआ, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों का चिंतन आगे आया। तो हम इसी तरह से अपने एंशियंट पार्ट से शुरू करते हैं, डिफरेंट डायमेंशन से सोचते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, IR। तो डिफरेंट डायमेंशन से सोचते हैं और उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं और अपने स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह से लिख सकते हो आप, किसी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने एंशियंट पार्ट से स्टार्ट कर सकते हो किसी भी ऐसे को। तो बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसे को लिखने के। अब देखो, जैसे चीन की विस्तारवादी नीति ना होती तो भारत क्वाड और I2U2 जैसे संगठनों का चिंतन क्यों ही करता। अब आप मुझे बताओ, हम करंट अफेयर्स में क्वाड, I2U2 के बारे में पढ़ते ही हैं। अब लेकिन क्यों हम इस तरह के संगठन बना रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है, चीन की विस्तारवादी नीति। तो विरोधी पक्ष क्या है, ये जो चीन अपनी विस्तारवादी नीति फैला रहा है, इसके लिए हमको क्वाड और I2U2 जैसे संगठन की आवश्यकता पड़ी। तो अगर चीन अपनी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाता तो ये जो चिंतन का जो खेल है कि इस तरह के संगठन बनाने की हमें आवश्यकता है, ये शुरू ही ना हुए होते। इसी तरह से, तो एक तरह से आप देखो कि जिस हम पहले समस्याओं को बता रहे हैं और उसके बाद जो हम काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं इस एस्से के अंदर। तो फिलोसफिकल एस्से में कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि हमें पता नहीं उस जिसकी भी ये कोटेशन है उसने किस उस संदर्भ में कहा होगा। हमें उसको अपने वर्तमान से कनेक्ट करते हुए एक व्यवहारिक एस्से राइटिंग करनी है। इसी तरह से वर्तमान में बेरोजगारी का स्तर व भुगतान संतुलन की बिगड़ती हालत ने हमें आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया जैसे नवाचारी चिंतनों की ओर अग्रसर किया। अब आपको सबको पता है कोविड-19 आया था, है ना। उससे हमें पता लग गया हमारे के हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो कंडीशन थी सबके सामने आ गई थी। तो इसलिए वो जो कोविड-19 एक विरोधी पक्ष था, ये विरोधी पक्ष था। इसके कारण क्या हुआ, ये विचार उत्पन्न हुए कि जो हेल्थ है उसमें जो निवेश हो रहा है, उसका जो बजट है वो, उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ना चाहिए। इसी तरह से अब हम देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो स्पेस पार्ट होता है, जैसे पिंजरे में पैदा हुए पक्षी सोचते हैं कि उड़ान एक बीमारी है, ऐसा ही विचार अंतरिक्ष क्षेत्र में भी बना हुआ है। लेकिन आज मिशन मार्स, चंद्रयान सफलता साबित, भारतीय जो मिशन मार्स, चंद्रयान की जो सफलता वो क्या साबित करती है कि भारतीय चिंतन किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से हमें अपने आंसर को लिखना होता है। हम जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको किस तरह से, ऐसे जिस तरह से आया उसी अकॉर्डिंग पंक्तियां बनाकर उसको लिख दो।
फिर देखो इन्वायरमेंट की आईपीसीसी की जो 6 रिपोर्ट है उसके में नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितना हार्मफुल इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट पे। और और भी रिपोर्ट आती है जिससे हमें दिल्ली के जो पोल्यूशन है उसके बारे में पता चलता है। तो अब ये क्या है, एक विरोधी पक्ष है, ये एक क्या हो गया, ये एक क्या है, एक तरह से विरोधी पक्षी तो है ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए ही ये है कि इसलिए मिशन जो लाइफ पीएम मोदी की जो ये पहल है मिशन लाइफ, ये इस दिशा में अच्छा कदम है, पंचामृत लक्ष्य इस दिशा में एक अच्छा कदम है। अब आगे बढ़ते हो, जैसे हम संविधान में अपनी प्रस्तावना पढ़ते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, हम भारत के लोग संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य। तो आपको पता होता होगा जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमने जब अमेंडमेंट हुआ था तो उसके बाद हमने 3 शब्द को अपनाया था, जैसे धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता। इनको अपनाने के पीछे क्या कारण थे, क्योंकि क्या प्रचलित था, समाज में सांप्रदायिकता थी। अब हमारा जो भारत देश है वो बहुत ज्यादा विविधताओं से भरा हुआ है, तो राष्ट्र हित को लेकर ये जो भी घटनाएं हो रही थी उससे एक विचार उत्पन्न हुआ कि इस तरह की घटनाएं कम हो सके, इसलिए हमें अपनी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अमेंडमेंट किया और हमने इन शब्द को अपनाया। अब जैसे मान लो रिसेंट में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद कोलकाता में ये रेप केस का इंसिडेंट हुआ है, तो सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस चीज का। तो अब इससे क्या हो रहा है, एक चिंतन स्टार्ट हो रहा है कि ये जो घटनाएं हैं 2012 में निर्भया निर्भया जो हुआ था केस, उसके बाद भी लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट भी बताती है कि हमें यौन उत्पीड़न की जो समस्या है वो डोमेस्टिक लेवल पर ही ज्यादा है। फिर उसके बाद अभी 2024 का ये केस हो गया। तो ये क्या हमें किस चीज पर मजबूर करती है, हमें क्या सोचने में मजबूर करती है कि इसका वास्तविक सॉल्यूशन क्या है। तो यही है कि जब तक विरोधी पक्ष ना हो तब तक जो चिंतन है वो प्रारंभ नहीं होता है। अब हम, क्योंकि वैसे तो आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया, लेकिन क्या है कुछ नए बच्चे भी हैं तो उनके लिए पहले अब समझ लिया आपने, आपको समझ में आ गया इस ऐसे में हम किस तरह से लिखने वाले हैं, किस ओर हम जाने वाले हैं। तो उनके लिए अगर आपको वहीं से समझ में आता है तो आप स्किप करके डायरेक्ट उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नए हैं मैं उनके लिए इसको पढ़ रही हूँ। चिंतन एक तरह का खेल है, ये तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष न हो। तो आपको देखना है कि हम अपने ऐसे की स्टार्टिंग किस तरह से करते हैं। तो मैंने बताया हम एंशिएंट पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय धर्म जब सभी विचारक एक थे, चाहे वह राजा हो, रानी हो या आम जनता, अच्छी बुरी सभी आदतों का स्वीकरण मानो, कोई विरोध ही ना हो। लेकिन बाद में बौद्ध जैन धर्म के विरोधी विचार सामने आए, पुरानी परंपराओं की नींव हिलने लगी, तो चिंतन अपरिहार्य हो गया, यानी सोचने मजबूर कि हाँ कुछ तो हल निकालना ही होगा। इसी चिंतन से भक्ति आंदोलन व अन्य धर्म सुधारों का आगमन हुआ। चिंतन का खेल ऐसे ही शुरू होता है। विचारणीय बात यह है कि चिंतन के विभिन्न आयाम क्या हैं, क्या ये हमेशा सकारात्मक परिणाम ही लाता है और क्या हमेशा ही इसमें विरोधी पक्ष होना आवश्यक है। आइए इन्हीं सब बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आप इन पंक्तियों से क्या समझ रहे हैं उसको थोड़ी बहुत लाइनों में एक्सप्लेन कर दो। जैसे चिंतन के खेल से पहले छोटी सी चर्चा हमें खेल की ही कर लेनी चाहिए। खेल की अनिवार्य शर्त है कि इसमें 2 पक्ष होने ही चाहिए, और वो भी प्रतिस्पर्धी पक्ष। अब जब एक पक्षी होगा तो खेल ही शुरू नहीं होगा। उसी तरह चिंतन की भाषा चलती है, किसी ने कहा भी है, फिर जिस तरह से हम बताते हैं कि ऐसे में किस तरह से कोटेशन का यूज करते हैं वो सीखो। कि किसी ने कहा भी है, विचारों की विचारों से प्रतिस्पर्धा और चिंतन की चिंगारी, इस नए युग का सृजन, ऐसे ही चले दुनिया सारी। भारतीय नव जागरण काल का उद्भव भी इसी विरोधी चिंतन से बना है। ईसाई मशीनरियों ने भारतीय रीति रिवाजों व संस्कृति पर कड़ा प्रहार कर धर्म परिवर्तन की राह अपनाई, तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक का चिंतन आगे आया। वर्तमान के समाज में भी कई प्रथाओं को खत्म करने के लिए नए चिंतन उभरे हैं। लैंगिक समानता से बढ़ते हुए यह विचार लैंगिक तटस्थता तक आ पहुंचे हैं। धर्म, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र व भाषा संबंधित बहुत से विचार वर्तमान में भी विरोध का सामना कर रहे हैं। विश्व की सभी स्थितियों का मुख्य कारक विरोधी विचार ही तो है। क्या चीन की विस्तारवादी नीति ना होती तो भारत क्वाड व ITU2 जैसे संगठनों का चिंतन करता। इसी का एक पहलू अर्थव्यवस्था से जुड़ता है। भारत की वर्तमान बेरोजगारी स्तर व भुगतान संतुलन की बिगड़ती हालत ने हमें आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया जैसी नवाचारी चिंतनों की ओर अग्रसर किया है। कोविड-19 महामारी से पहले स्वास्थ्य व स्वच्छता पर इतना गहराई से चिंतन कभी भी नहीं किया गया था, लेकिन विरोध व सभ्यता के नष्ट होने के सवाल ने वैक्सीन निर्माण की तीव्रता
व स्वास्थ्य बजट का प्रतिशत बढ़ाने का विचार बना। सही भी है। करो या मरो की स्थिति ही मानव का मस्तिष्क तीव्र प्रतिक्रिया देता है। जब समस्या ही नहीं है तो समाधान किस बात का। विरोधी विचार आना भी तो इतना आसान नहीं है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे समझ रहे हो हम कैसे कैसे जा रहे हैं। जैसे कोविड-19 वर्तमान की जो घटना है, वर्तमान में जो चल रहा है, क्वाड, ITU2, तो हमें इस तरह कोटेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी, जो फिलोसफिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें वर्तमान में जो चल रहा है ना उसको देखकर सारी चीजें लिखनी होती है। अगर फिलोसफिकल जिनका ऑप्शनल फिलोसफी होता है तो वो ये गलती करते हैं कि वो उस तरह से नहीं लिख कर आते, जिस वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। आगे चलो। पिंजरे में पैदा हुए पक्षी सोचते हैं कि उड़ान एक बीमारी है। ऐसे पक्षियों के सामने उड़ने का विचार उनके चिंतन से सैकड़ों पीढ़ियों तक दूर हो सकता है। ऐसे ही विचार हमारे लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में पहले बना हुआ था। जब तक हम मिशन मंगल चंद्रयान की सफलता से साबित नहीं पहुंच पाए थे, तो हमने मिशन मंगल चंद्रयान की सफलता से साबित कर दिया कि भारतीयों का चिंतन किसी भी सीमा से बंधा नहीं है। पर्यावरण की बढ़ती बिगड़ती स्थिति आज की प्रमुख चुनौतियों में सबसे शीर्ष पर है। आज विरोधी पक्ष के कारण विभिन्न समिट गठबंधन पर्यावरण सुरक्षा के लिए बन गए हैं। भारतीय PM की मिशन लाइफ पहल भी इसी से प्रेरित है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ऐसे सिर्फ यही खत्म नहीं हो गया है। हम जब करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाती हूँ तो मैं वहां उस चीजों को लिंक करती हूँ। फिर हम जब ऐसे करते हैं तो वहां भी जो करंट अफेयर्स में जो घटनाएं चल रही है उसको लिंक करते हैं। इसके बाद भी मैंने आपको बताया कि हम ये जो ऐसे का कंटेंट है आपको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना है, क्योंकि हम इसी कंटेंट का यूज अपने एथिक्स पार्ट में करने वाले हैं। तो कंटेंट आपको मैं दे ही रही हूँ, ठीक है। आपको बस उसको 4 से 5 बार रिवाइज करना है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस की है, तो आपको ये 4 से 5 बार इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप इसका मल्टीपल यूज ले पाओगे। कम पढ़ोगे और यूज ज्यादा कर पाओगे। तो जो बच्चों को समस्या आती है कि नहीं, एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, इतना ज्यादा मटेरियल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कंटेंट मटेरियल की तो कमी कहीं है ही नहीं। बात तो है उसको कंसोलिडेट कैसे करें, कम कैसे किया जाए, कि हम जब हमारा मेंस हो तो हम उस दिन को याद रख के हमें अपनी तैयारी करनी है कि उस दिन हमारा एग्जाम है, 5 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। GS1 GS2 पेपर एक ही दिन में होते हैं, तो फिर उस दिन को देख कर भी तो हमें तैयार होना है ना। तो वही इसीलिए उसी तरह से आपको तैयार किया जा रहा है। तो आपको बस इसको 4 से 5 बार पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा या आपको बहुत ज्यादा अभी पेशेंस कम हो रहा है, तो आप जैसे मिशन लाइफ है तो आप उसको गूगल करो और आप थोड़ा सा पढ़ लो कि PM की जो ये पहला मिशन लाइफ किसको लेकर है। बस आपने पढ़ लिया, तो इस तरह से आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। विरोधी पक्षों का आदर से सुनना व चिंतन करना एक बौद्धिक व्यक्ति की पहचान होती है। वोल्टेयर ने कहा भी है कि हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं, फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी इसी विरोध का तर्क संगत बनाता है। अतः किसी भी राजा के रात कहने से रात होनी लाजमी नहीं है। फिसलन भरे रास्तों में सीढ़ियों का निर्माण चिंतन के सकारात्मक वातावरण से ही बन पाएगा, जो समाज व मानव कल्याण के लिए अपरिहार्य है। अब ऐसे तो 10 से 12 पेज में लिखना होता है, लेकिन मैंने इसको 2 से 3 पेज में लिखा है, तो आपको थोड़ा सिखाने के लिए। फिर आप देखो कि इस तरह से अब मैंने जो करंट की जो इंसिडेंट हुए उसको मैंने यहाँ पे आके ऐड कर दिया। तो इसलिए मैंने 10-10-12 पेज के ऐसे लिखे नहीं, क्योंकि उससे आपका सिर्फ मटेरियल ही बढ़ेगा। तो हम और भी जो 1 साल तक करंट में चलेगा उसको धीरे धीरे इन्हीं ऐसों से कनेक्ट करते रहेंगे। इसलिए कम से कम मैं आपको कम से कम 2021 के समथिंग ऐसे कंप्लीट कराऊंगी। आपको उसे 4 से 5 बार पढ़ लेना है। 10 फिलोसफिकल ऐसे मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ आपको पढ़ाकर। अब जो GS थीम जो होती है हमारी, वुमेन हो गई, GS में जो एनवायरनमेंट हो गया, उससे जो ज्योग्राफी हो गई, तो अब उससे जो रिलेटेड टॉपिक होंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिलोसफिकल ऐसे को लेकर मेरी ये सीरीज अभी खत्म हो गई है। अब हम GS थीम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप अभी तक अगर आपने ये लेक्चर को नहीं लिया है तो आपको कुछ नहीं करना है। इस बस 4 लेक्चर अभी तक फिलोसफिकल ऐसे पे आए हैं, उनको लेना है, 4 से 5 बार उसको पढ़ लेना है। बस इतना ही आपको करना है। और आपको अगर मेरा इनिशिएट पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो, ताकि जो भी ये UPSC का साइकिल है जिसमें लोग 8-8 10-10 साल तक अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, अगर उन्हें सही दिशा मिले तो उसको वो 3 से 4 साल में अपना क्रैक कर ले। और अगर नहीं भी होता है तो सही दिशा में जब हम पढ़ लेंगे तो हम किसी और
डिफरेंट एग्जाम की और भी मूव कर सकते हैं, या और कुछ भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि इस यूपीएससी के साइकिल से निकलना भी बहुत जरूरी है। हमें 8-10 साल इसमें वेस्ट नहीं करने हैं। अगर हम सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो हम इस एग्जाम को बहुत जल्दी ही करेक्ट कर लेते हैं। आप ये बताओ, जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में बच्चे निकालते भी हैं, तो क्या वो जो 8-10 साल से पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज किसके पास ज्यादा होगी? इसलिए आपको ये बात समझनी होगी कि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है। कम पढ़ो, बार बार रिवाइज करो और ज्यादा यूज करना सीखो उसको। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।